हाय बच्चों, मैं हूँ एचएस और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। बच्चों, ज्ञान विज्ञान का ये जुनून एपिसोड है। ये एपिसोड मैं उन बच्चों के लिए लेकर आया हूँ जो बच्चे नीट एवं जेईई मेन को प्रिपेयर कर रहे हैं, जो फिजिक्स को लेकर काफ़ी परेशान हैं, जिन्हें फिजिक्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एवं डिफिकल्ट लगता है। बच्चों, जुनून एपिसोड के हर एक वीडियो में हम फिजिक्स के प्रत्येक चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे और हर चैप्टर को काफ़ी सिंपल, ट्रिकी और टेक्निकल तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर लगाए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज कुछ बवाल होने वाला है, जो आपको परेशान किया था आज वो खुद परेशान होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की शुरुआत करते हैं। ये रहा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों, आप जानते हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, पहले आप लिखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं होती है। कन्वर्सली इसको बोल सकते हैं कि व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज जीरो, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी इक्वल टू जीरो। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है और इस पर कुछ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि ये बॉडी कहीं स्पेस में है और इस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक वेक्टर F1 है और दूसरा वेक्टर F2 है। ये दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, बट बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है, बॉडी एक्सेलरेट नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये दोनों फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 इक्वल टू जीरो होगा। हाँ, एक बात यहाँ और नोट करने का है कि जो ये एक्सेलरेशन होना चाहिए, एक्सेलरेशन वेक्टर, ये ग्राउंड फ्रेम से होना चाहिए। अगर आप ग्राउंड से देख रहे हैं, आप अर्थ से देख रहे हैं और किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है, तो उस पर लगने वाले फोर्सेस का वेक्टर सम भी जीरो होगा। आप समझे? वेक्टर सम भी जीरो होगा। वेक्टर सम जीरो करने के लिए क्या करते हैं? जैसे मान लो यहां से ये हॉरिजॉन्टल से ये फोर्स जो F1 था, थीटा 1 एंगल बनाया है, और ये वेक्टर जो है F2, ये थीटा 2 एंगल बनाया है। तो हम F1 को रिजॉल्व करेंगे तो इधर की ओर, x की ओर उसका कंपोनेंट जाएगा F1 cos थीटा 1 एंड इधर जाएगा F1 sin थीटा 1। फिर उसी तरह हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो F2 sin थीटा 2 होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में, सॉरी, यहाँ पर F2 cos थीटा 2 होगा एंड वर्टिकल डायरेक्शन में F2 sin थीटा 2 हो जाएगा। अब वेक्टर सम जीरो होने का मतलब क्या होता है कि F1 का x पार्ट इक्वल टू F2 का x पार्ट हो जाएगा। यहाँ F1 का x पार्ट इक्वल टू F2 का x पार्ट हो जाएगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा। एंड F1 का y कंपोनेंट F2 के y कंपोनेंट का इक्वल हो जाएगा। इस प्रॉब्लम में आप देख रहे हैं कि जो F1 का x कंपोनेंट F1 cos थीटा 1 है, सो हम लिख सकते हैं F1 cos थीटा 1 इक्वल टू F2 cos थीटा 2 एंड F1 sin थीटा 1 इक्वल टू हो जाएगा F2 sin थीटा 2। तो इस तरह से अगर कोई बॉडी एक्सेलरेटेड नहीं है और उस पर कुछ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो क्या करना होगा कि F1 को xy में रिजॉल्व कर लीजिए, F2 को xy में रिजॉल्व कर लीजिए। F1 का x कंपोनेंट गेट बैलेंस्ड बाय F2 का y कंपोनेंट एंड F1 का x कंपोनेंट गेट बैलेंस्ड बाय F2 का x कंपोनेंट एंड F1 का y कंपोनेंट गेट बैलेंस्ड बाय F2 का y कंपोनेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस तरह से अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है, मीन उसका एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में जीरो होता है, तो हमें फोर्सेस को बैलेंस करना होता है। तो इस कॉन्सेप्ट से हम इक्विलिब्रियम के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें लिखना चाहिए कि इफ वेक्टर A इक्वल टू जीरो, वेक्टर A भी क्या होगा? जीरो हो जाएगा। एक्चुअली
समेशन ऑफ वेक्टर एफ इक्वल टू 0, मतलब रिजल्ट ऑफ वेक्टर एफ इक्वल टू 0। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया और इस पर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसके बाद देखिए इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई स्ट्रिंग से कोई एक ब्लॉक यहाँ पर लटकी हुई है, ये 2 kg की ब्लॉक है। तो इसमें पूछेगा कि स्ट्रिंग का टेंशन क्या होगा। तो आप देख रहे हो कि इस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक टेंशन फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि स्ट्रिंग टेंशन फोर्स लगाता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप समझ लीजिए कि जहां भी स्ट्रिंग अगर कोई बॉडी से कनेक्टेड है और वो स्ट्रिंग टाइट है तो स्ट्रिंग ब्लॉक पर टेंशन एग्जस्ट करेगा। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, तो यहाँ पर मान लो ये 2 kg की ब्लॉक को लेते हैं, मास के वजह से ग्रेविटी फोर्स लगता है, तो हम नीचे ग्रेविटी फोर्स mg लगाएंगे। mg इक्वल टू 2 × 10 होगा, मीन यहाँ 20 हो जाएगा, और ऊपर टेंशन फोर्स T होगा। तो चूंकि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 है, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा T इक्वल टू mg मीन T इक्वल टू 2 × 10 इक्वल टू 20 न्यूटन आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। ये सेम 2 kg की ब्लॉक है, इसमें एक और ब्लॉक को अटैच करते हैं। ये मान लो 3 kg की ब्लॉक है, यहाँ टेंशन T1 है और यहाँ टेंशन T2 है। ये ब्लॉक का नेमिंग A कर लीजिए, इस ब्लॉक की नेमिंग B कर लीजिए। अब आप B ब्लॉक को यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से 30, एक्चुअली इसका मास, इसके मास को m2 और इसके मास को m1 मान लीजिए, तो यहाँ m2g हो जाएगा। एंड ऊपर अलग अलग स्ट्रिंग में टेंशन अलग अलग देते हैं, तो यहाँ पर टेंशन T2 दे लीजिए। फिर इसका इक्वेशन जब लिखते हैं, चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है, तो T2 इक्वल टू m2g हो जाएगा, मीन T2 इक्वल टू 3 × 10 इक्वल टू 30 न्यूटन हो जाएगा। इसके बाद हम ब्लॉक A का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो A पर देखिए, ये स्ट्रिंग B को अप डायरेक्शन में टेंशन देगा और A पर जो टेंशन एग्जस्ट करेगा वो डाउन डायरेक्शन में करेगा, क्योंकि टेंशन पुलिंग नेचर का फोर्स है, ये पुल करता है और पुल फोर्स हमेशा आउट ऑफ बॉडी लगता है। तो यहाँ पर हम टेंशन T2 दिखा सकते हैं, इसके बाद m1g यहाँ दिखाएंगे और अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन T1 लग जाएगा। फिर इसका इक्वेशन लिखते हैं, तो अपवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्स को बैलेंस किए होंगे। T1 इक्वल टू T2 प्लस m1g लिखते हैं। तो T1 इक्वल टू T2 की वैल्यू यहाँ पर है 30 न्यूटन और m1 की वैल्यू 2 है, g की वैल्यू 10 रखिए। तो 30 न्यूटन प्लस ये 20 न्यूटन इक्वल टू 50 न्यूटन हो जाएगा। तो इस तरह से इस स्ट्रिंग में 30 न्यूटन का टेंशन है और ऊपर वाले स्ट्रिंग में 50 न्यूटन का आंसर है, टेंशन है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये देखिए ये ब्लॉक इस स्ट्रिंग को सिर्फ 3 kg की ब्लॉक पुल कर रही है, तो डायरेक्ट आपको, क्योंकि ये 30 न्यूटन से पुल कर रही है तो स्ट्रिंग भी 30 न्यूटन से पुल करेगा। फिर अगर T1 निकालना होगा तो ये दोनों को एक सिंगल सिस्टम मान सकते हैं। तो ये नीचे 5 kg हो गया, तो 5 kg को T1 बैलेंस किया है, मतलब T1 इक्वल टू 50 न्यूटन हो जाएगा। तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से कोई दो स्ट्रिंग से, थोड़ा सा फिगर को ऐसे करते हैं, 90 डिग्री पर ये हो जाएगा, है ना। ये हो गया, ये मान लो आप कि 2 kg की एक ब्लॉक है और यहाँ 30 डिग्री एंगल है और ये एंगल 60 डिग्री है। आपसे पूछा जाएगा कि इस स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू क्या है, ये T2 की वैल्यू क्या है, और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन T3 होगा उसकी वैल्यू क्या है। तो चलिए पहले देखिए, पहले हम इस ब्लॉक को फोकस करते हैं। तो यहाँ पर 2 kg, इसको m1 दे दीजिए, यहाँ m1g और T1 ऊपर की ओर एक्ट करेगा। तो यहाँ पर इक्वेशन T1 इक्वल टू m1g हो जाएगा, T1 इक्वल टू m1 मीन 2 एंड g 10 हो गया। तो T1 इक्वल टू 20 न्यूटन आ गया। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक स्ट्रिंग ऐसे, एक स्ट्रिंग ऐसे है, तो
हम टेंशन को एक्स वाई में हम रिजॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर टेंशन हो जाएगा, ये 60 डिग्री होने की वजह से यहाँ से चूंकि 60 डिग्री दिया है तो इधर हो जाएगा T2 साइन 60 डिग्री। बात समझ में आ रही है ना? T2 साइन, एंगल जिस साइड से बनता है उधर की ओर कंपोनेंट में cos थीटा लगाते हैं, और उसके अपोजिट में जहां से 90 माइनस थीटा बनता है, क्योंकि ये 60 डिग्री है तो ये 90 माइनस 60 डिग्री है, तो उसमें हम साइन लगाते हैं। फिर इस T3 का ही T2 है ना, ये T2 का एक कंपोनेंट T2 साइन 60 डिग्री हो गया, और y कंपोनेंट हो जाएगा T3 साइन 60 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा T3 cos 60 डिग्री। फिर इधर T2 साइन 30 डिग्री हो जाएगा, और फिर इसका वर्टिकल हो जाएगा T2 cos 30 डिग्री। अब हमें यहाँ दो इक्वेशन मिलेगा, एक x वाले को बैलेंस करा देंगे, फिर y डायरेक्शन वाले फोर्सेस से y को बैलेंस कराएंगे। तो इसके इक्वेशंस को लिखते हैं। जैसे यहाँ से आप देख रहे हैं कि T2 साइन 30 डिग्री लिखेंगे, T3 साइन 60 डिग्री। तो T2 का वैल्यू T2 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2, T3 हो जाएगा, और साइन 60 डिग्री √3/2। ये दोनों कैंसिल हो गया, T2 = T3 √3 आ गया। इसके बाद y डायरेक्शन वाला इक्वेशंस को लिखते हैं। ये y डायरेक्शन का इक्वेशन देखिए, यहाँ लिख रहा हूं मैं, ये होगा T2 cos 30 डिग्री प्लस T3 cos 60 डिग्री इक्वल टू ये T1। तो T2 हो गया cos 30 डिग्री √3/2 प्लस T3 की वैल्यू यहाँ पर T2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ T2/√3 और ये √3 और यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। तो ये ऐड करने पर √3 T2/2 प्लस T2 और 3, एक्चुअली यहाँ √3 हो जाएगा और आगे 2 हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा तो ये 2√3 हो जाएगा, और उधर √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3T2 और यहाँ पर फिर T2 मीन 4T2, और ये T1 लिखते जाना है। 2√3 = T1 मीन 20 हो जाएगा। तो ये इंप्लाई करेगा T2 = 40√3/4 मीन 10√3 आ गया। इसलिए T3 का वैल्यू तो T2/√3 है यहाँ से, तो ये 10√3/√3 ये कैंसिल होने के बाद 10 हो गया, 10 न्यूटन हो गया। इस तरह से आपका आंसर हो गया कि T1 का वैल्यू आ गया 20 न्यूटन, T2 का वैल्यू 10√3 एंड T3 का वैल्यू 10 न्यूटन हो गया, 10 न्यूटन हो गया। तो ऐसे प्रॉब्लम में जहां भी इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम होते हैं तो x वाले फोर्सेस को, x वाले जो अपोजिट डायरेक्शंस में लग रहे हैं, x कंपोनेंट बैलेंस कर देगा, और y डायरेक्शंस वाले फोर्सेस y को बैलेंस किए हुए रहते हैं। तो आप देख रहे हो कि सिर्फ इस थ्योरी से ही ये सारे प्रॉब्लम बन रहा है कि एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा, और फोर्स को जीरो करने के लिए x वाले कंपोनेंट बैलेंस्ड हो जाते हैं, फिर y वाले कंपोनेंट भी बैलेंस्ड हो जाते हैं। फिर एक और प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक इस तरह का सिस्टम है, इस तरह का सिस्टम है, ये भी 2 kg का है, और यहाँ से एंगल 60 डिग्री दिया है। पूछा जा रहा है कि T1 क्या होगा, फिर T2 क्या होगा, फिर T3 क्या होगा। तो क्या करेंगे आप, पहले इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा इस फोर्स को। तो इधर हो जाएगा T3 cos 60 डिग्री, और वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा T3 sin 60 डिग्री, और ये T3 cos 60 डिग्री हो गया। अब देखो x वाले फोर्सेस x को बैलेंस करेंगे, y वाले फोर्सेस y को बैलेंस करेंगे। T1 को आप देख करके ही लिख सकते हैं, T1 = mg मीन T1 20 × 10, सॉरी 2 × 10, तो यहाँ 20 न्यूटन हो जाएगा। अब फिर इस पॉइंट पर आइए, इस पॉइंट पर इधर T2 लग रहा है और उस डायरेक्शन में T3 cos 60 डिग्री,
तो एक इक्वेशन मिलेगा वहां से T2 इक्वल टू T3 cos 60 डिग्री, मीन T2 इक्वल टू T3 अपॉन 2 हो जाएगा। इसके बाद फिर वहां y वाले फोर्सेस को बैलेंस करा लेते हैं। T3 sin 60 डिग्री इक्वल टू T1 मीन T3 इंटू रूट अंडर 3/2 इक्वल टू 20 मीन T3 इक्वल टू 40 अपॉन रूट 3 आ गया। फिर यहाँ से T2 की वैल्यू निकाल लेंगे, T3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 20/√3 न्यूटन हो जाएगा। इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। और भी इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आप लोग लिखते जाना, अगर लिखोगे तो फिर इस कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे। फिर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए ये एक पुली है और ऐसे कुछ एक सिस्टम है ये भी, और यहाँ पर कोई मैन इसको पुल कर रहा है। इस लोड को ऊपर की ओर लिफ्ट करना है। ये 4 kg का एक लोड है। तो ये बोलता है कि इस पर कितना फोर्स एडजस्ट करना पड़ेगा। ये फोर्स इक्वल टू व्हाट, टू जस्ट लिफ्ट द ब्लॉक। इस ब्लॉक को, ब्लॉक ए को लिफ्ट करने के लिए हमें कितनी फोर्स एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जितना फोर्स आप एडजस्ट करोगे वही टेंशन होगा, तो टेंशन T हो गया। फिर यहाँ भी टेंशन T, यहाँ टेंशन T। तो यहाँ पर क्योंकि पुली मासलेस होता है, जब तक कुछ नहीं बोला जाए तो तब तक में पुली को मासलेस लेना है। तो ये पुली मासलेस होता है। किसी भी मासलेस सिस्टम पर हमेशा नेट फोर्स 0 होता है। तो यहाँ पर जो टेंशन का कंट्रीब्यूशन आएगा, नीचे भी 2T होगा तभी इस पर नेट फोर्स 0 होगा। तो इसमें 2T पुली पर नीचे लगेगा, बट इस पर 2T अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। जस्ट लिफ्ट करना है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, फोर्सेस बैलेंस कर जाएंगे। यहाँ लिखेंगे 2T इक्वल टू mg नीचे लगेगा। ब्लॉक का अगर आप वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो ऐसे होगा 2T अपवर्ड डायरेक्शन एंड mg डाउन होगा, तो ये 40 हो जाएगा। तो 2T इक्वल टू 40, सो T इक्वल टू 40 अपॉन 2 मीन 20 न्यूटन मीन ये 4 kg की ब्लॉक है, तो इस पर 20 न्यूटन की फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये जस्ट लिफ्ट हो जाएगा। फिर एक प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे इसी प्रॉब्लम को अगर हम दूसरी अरेंजमेंट में लेते हैं, जैसे इस अरेंजमेंट में आप लीजिए, इस अरेंजमेंट में लीजिए, यहाँ से कोई इसको पुल कर रहा है। ये 4 kg की ही ब्लॉक है। देखिए इसमें फोर्स क्या लगेगा, यहाँ पर T, यहाँ पर T। तो T मतलब T इक्वल टू 40 न्यूटन यहाँ हो जाएगा, मीन फोर्स की वैल्यू यहाँ 40 न्यूटन लगाना पड़ेगा। तो पहले वाले अरेंजमेंट में आप देखें कि इसको लिफ्ट करने के लिए सिर्फ 20 न्यूटन लगाना पड़ा था, बट अभी लग गया 40 न्यूटन। तो ये अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है। इसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। पहले वाले प्रॉब्लम में हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिला था, जो अरेंजमेंट हुआ था उसका हमें एडवांटेज मिला था। अब एक और प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पर डिसएडवांटेज मिलेगा। अगर 4 kg की ब्लॉक है, हमें 40, इस अरेंजमेंट में 40 लगाना पड़ रहा है, तो किसी दूसरे अरेंजमेंट में इससे ज्यादा भी लगाना पड़ सकता है। फर्स्ट वाले में कम लगा था, अभी 40 लगा। और अभी मैं थर्ड एग्जांपल इसी का दे रहा हूं। जैसे देखिए अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट है, जैसे इसको लीजिए, यहाँ पर ब्लॉक है, ये फिक्स है और यहाँ पर कोई इसको पुल कर रहा है। तो बोलेगा कि इसको लिफ्ट करने के लिए कितनी फोर्स की जरूरत है। तो यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, और ये 4 kg की ब्लॉक रही। सॉरी यहाँ T, तो यहाँ T/2, यहाँ T/2 लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों कि इसको बैलेंस करना है। T, तो T/2 ऐड होकर के T के इक्वल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस पर तो T/2 लग रहा है, तो T/2 इक्वल टू 40 होना पड़ेगा। तो T इक्वल टू 80 न्यूटन। मीन अब फर्स्ट वाले केस का डबल लग गया है, मतलब ब्लॉक फर्स्ट वाले केस का 4 टाइम्स, और ये जो ब्लॉक दिख रहा है इसके वेट का 2 टाइम्स हमें फोर्स लगाना पड़ा। तो ये मैकेनिकल डिसएडवांटेज मिला है। तो इस तरह से हम डिफरेंट अरेंजमेंट दे करके किसी बॉडी को आसानी से भी लिफ्ट कर सकते हैं। जैसे पहले वाले एग्जांपल में आसानी से लिफ्ट किए थे, इसमें तो जितना वेट है उतना लगाना पड़ा।
बट इस वाले में ऐसा हमारा अरेंजमेंट है कि फोर्स की वैल्यू को बॉडी के वेट से डबल करना पड़ा। तो ये सब डिपेंड करता है अरेंजमेंट पर। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन को बच्चों हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बहुत परेशान होने की जरूरत है ही नहीं। जो नेचुरल फोर्सेस लगते हैं उसके बारे में आप समझ लीजिए, और उसके बाद एक कॉन्सेप्ट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का रहा जो a इक्वल टू 0 देन f इक्वल टू 0, और दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अब मान लो कि किसी बॉडी पर ये हम फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे हम फोर्स लगाएंगे, फोर्सेस अनबैलेंस्ड है तो ब्लॉक एक्सेलरेट होगा, इसकी मास m है। अगर मास कांस्टेंट है ब्लॉक का तो इस केस में देखिए क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि एक्सेलरेट फोर्स लगाओगे जितना ज्यादा उतना ही एक्सेलरेशन ज्यादा मिलेगा, मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो फोर्स का प्रोपोर्शनल होगा। अगर और ये बॉडी के मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, अगर मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम मिलेगा। तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। इस दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन करते हो तो a प्रोपोर्शनल टू f/m हो जाएगा, और इसी को हम f प्रोपोर्शनल टू ma लिख सकते हैं, या f इक्वल टू ए कांस्टेंट m इनटू a, तो सो f इक्वल टू ma लिख सकते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाती है। हमारा बेसिक इक्वेशन क्या रहा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फॉर कांस्टेंट मास? तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन for constant mass is given as vector f equal to m vector a। इस इक्वेशन पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस कांस्टेंट मास के क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। फिर इस इक्वेशन को थोड़ा आगे भी बढ़ाते हैं, जैसे आप f इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं m इंटू a को dv अपॉन dt लिख सकते हैं। फिर वेक्टर f इक्वल टू आप m को इंटीग्रेशन साइन के डिफरेंशिएशन साइन के अंदर डालिए, m वेक्टर भी dt हो गया। तो वेक्टर f इक्वल टू, इसको मोमेंटम बोलते हैं, तो ये dp बाय dt हो जाएगा। और ये सारे एक्सप्लेनेशन में जो एक्सेलरेशन है वो ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में है। वैसा फ्रेम जो या तो खुद ग्राउंड है या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जिसका एक्सेलरेशन 0 है, वैसे फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। तो ये सारे एक्सेलरेशंस इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में हैं। तो अब हमें इक्वेशन मिल गया f इक्वल टू dp बाई dt, यानी हमें अगर मोमेंटम टाइम के फॉर्म में दे तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स मिलेगा। इसको फिर आगे लिख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन pt ग्राफ, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन pt ग्राफ। फिर यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि dp इक्वल टू वेक्टर f डॉट dt, मीन अगर del p निकालना होगा तो हम इसको इंटीग्रेट करा देंगे। इंटीग्रेट अगर f टाइम के फॉर्म में है तो इंटीग्रेट कराएंगे, या फिर ft ग्राफ दिया है तो एरिया ऑफ ft ग्राफ लिख लेंगे। तो इस तरह से यहाँ से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बनता है कि मोमेंटम टाइम के फॉर्म में देगा तो हम उसे डिफरेंशिएट कर देंगे तो f मिल जाएगा, या फिर मोमेंटम टाइम ग्राफ दिया रहेगा तो हम उसका स्लोप निकाल देंगे तो फोर्स मिल जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से बनता है, इस कॉन्सेप्ट से बनता है कि अगर हमें फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे तो चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा, जिसको हम इंपल्स भी बोलते हैं, और अगर हमें ग्राफ दिया है फोर्स और टाइम के बीच तो हम उसका एरिया निकाल देंगे तो फिर हमें वो क्वांटिटी डेल पी मिल जाएगी। तो इस कंसेप्ट से ही अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू करते हैं, और थोड़ा सा थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी लिख ही लीजिए। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसके बाद हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग चलेगी। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसके अकॉर्डिंग जो फोर्स 1 2 होगा और फोर्स 2 1,
इसका समेशन 0 होगा। दैट इज 1 2 पर फोर्स लगा रहा हो और 2 1 पर, तो उसका वेक्टर सम हमेशा 0 होता है। दैट इज, इसी को लिखते हैं, दैट इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझ गए? तो चलिए अब इसे मैं मिटाता हूं और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम हमें सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। जैसे अब देखिए, यहां से पहले तो इस कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन लेते हैं कि इफ मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल varies as वेक्टर p इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 ये kg मीटर बाई सेकेंड, तो फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो अभी आपने पढ़ा कि F इक्वल टू हमें क्या करना होगा, मोमेंटम टाइम के फॉर्म में दिया है तो dt बाई dt कर लीजिए, तो ये 4t प्लस 3 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन 2 है तो 2 नीचे आया और एक पावर कम हो गया, और 3t का तो 3 हो गया। फिर अब टाइम रख दीजिए जिस टाइम पर पूछा है, तो 2 यहाँ रखिए, 3 हो गया, तो 8 प्लस 3 11 हो गया, और फोर्स है तो यूनिट न्यूटन डाल दीजिए। फिर इसके बाद एक मोमेंटम टाइम ग्राफ वाला क्वेश्चन भी करते हैं। मोमेंटम और टाइम के बीच में अगर ग्राफ दे दे, जैसे मान लीजिए कि ऐसा कुछ ग्राफ दिया है और फोर्स रिक्वायर्ड हो, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, ये मोमेंटम है तो kg मीटर पर सेकंड होगा, और ये टाइम है तो ये सेकंड में होगा। यहाँ पर वैल्यू 10 सेकंड, ये 20 सेकंड, और इसको 40 सेकंड लिखिए, ये 10 वैल्यू है, और यहाँ पर भी 20 वैल्यू है। आपको फोर्स बताना है, फोर्स T इक्वल टू 5 सेकंड पर फाइंड, और फिर फोर्स बताना है T इक्वल टू 15 सेकंड, एंड फिर फोर्स बताना है T इक्वल टू 25 सेकंड। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर स्लोप देखना होगा, क्योंकि पीटी ग्राफ जब देगा तो हम स्लोप से फोर्स देखेंगे। एक बराबर ये जो आप पढ़े थे dp बाई dt इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन क्या, पीटी ग्राफ। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो अब हमें ग्राफ का स्लोप देखना होगा। तो देखिए अब ये ग्राफ हुआ, इसका ये O पॉइंट, A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, ऐसे पॉइंट दे दीजिए। इसके बाद चूंकि 5 सेकंड इस लाइन पर पड़ता है, और जब लाइन स्ट्रेट होती है तो पूरी लाइन के स्लोप के बराबर ही किसी पॉइंट के टेंजेंट का स्लोप होगा, तो हम पूरी लाइन का स्लोप निकाल देंगे। मतलब फोर्स T इक्वल टू 1 सेकंड पर अगर निकालने बोला जाए, यहाँ से सॉल्यूशन लिखिए, तो हमें स्लोप ऑफ AB लिखना होगा, स्लोप ऑफ OA लिखना होगा। तो OA कितना हो जाएगा, OA का स्लोप हो जाएगा 10/10 मीन 1 न्यूटन हो जाएगा। फिर T इक्वल टू अगर 15 सेकंड पर बोला गया, तो जो ये लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो इसमें हाइट है ही नहीं, बेस तो है बट हाइट नहीं है, तो 0 बाई बेस करेंगे तो 0 न्यूटन, मीन यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ऐसे भी यहाँ मोमेंटम फिक्स है, जब तक मोमेंटम चेंज नहीं करेगा फोर्स 0 होता है। अब Ft इक्वल टू 25 सेकंड पर निकालना है, तो ये BC लाइन का स्लोप देखेंगे, तो BC लाइन का हाइट हो जा रहा है 20 से 10 को माइनस कीजिए 10, और बेस हो रहा है 20, तो यहाँ पर हो जाएगा हाइट बाई बेस मीन 1/2 न्यूटन। तो इस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फिर अगर मोमेंटम फोर्स ही टाइम के फॉर्म में दे दिया, तो हम चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन लीजिए जिसमें फोर्स इक्वल टू मान लो 2t प्लस 3 न्यूटन दिया है, और आपसे पूछा है कि डेल P क्या होगा।
या फिर इम्पल्स क्या होगा, इम्पल्स बिटवीन 0 से 2 सेकेंड क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे dp बाई dt इक्वल टू वेक्टर f, तो dp इक्वल टू वेक्टर f डॉट dt हो जाएगा, एंड डायरेक्ट यहाँ डेल p इक्वल टू वेक्टर f डॉट dt का इंटीग्रेशन करा लीजिए। तो ये 2t प्लस 3 और जो इंटीग्रेशन का लिमिट जिस टाइम के बिटवीन निकालने बोला है, जैसे 0 से 2 ये डाल दीजिए, तो ये 2t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3t हो जाएगा। फिर 0 से 2 लिमिट डालिए, तो 4 प्लस 3 इंटू 2 0 डालने पर 0 हो जाएगा। तो 4 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 kg मीटर पर सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगर एफटी ग्राफ दे दे, ये आप समझ गए, अब एफटी ग्राफ दे दे तो एरिया से हमें चेंज इन मोमेंटम मिलेगा। तो यहां से क्लियर है कि इस वाले कंसेप्ट से वेक्टर एफ इक्वल टू डीपी बाई dt से कितने तरह के क्वेश्चन होंगे, ये इक्वल टू स्लोप ऑफ टैंजेंट, ये मेडिकल एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोमेंटम टाइम के फॉर्म में देगा तो डिफरेंशिएट करके फोर्स निकाल देंगे, और मोमेंटम टाइम के बीच ग्राफ देगा तो स्लोप निकाल करके फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट होता है यहाँ से कि फोर्स टाइम के फॉर्म में दे दे, इस वाले कॉन्सेप्ट से फोर्स टाइम के फॉर्म में दे दे तो इंटीग्रेट कर देंगे तो चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा, और अगर फोर्स टाइम के बीच ग्राफ दे तो फिर हम एरिया निकालेंगे तो चेंज इन मोमेंटम मिलेगा। तो एरिया वाला क्वेश्चन करते हैं। एफटी ग्राफ अगर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए इस पर फोर्स है और यहाँ टाइम है, ग्राफ इस तरह से बना दिया गया है। ये 10 न्यूटन है, यहाँ भी 10 ले लीजिए, यहाँ भी 10 ले लीजिए, और 10 ने यहाँ 20 हो जाएगा, और यहाँ पर 30 हो जाएगा, t सेकेंड है। तो अब आपको क्या बोलता है, चेंज इन मोमेंटम निकालिए, डेल पी बताना है। मान लो 0 से 20 तक में बताना है, 0 से 20 सेकेंड में चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। तो 0 से 20 के बीच जो ग्राफ का एरिया ये आप देख रहे हैं, इस एरिया को निकालिए। ये A1 है और ये A2 है। तो A1 का एरिया आ जाएगा, देखिए ट्रायंगल है, बेस इसका 10 है और हाइट भी 10 है, तो 1/2 बेस इनटू हाइट, तो बेस 10 और हाइट भी 10। ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला होता है, तो ये 50 आ गया। फिर आप A2 निकालिए, तो ये एक रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर है, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो वहां बेस इनटू ये लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो 10 इनटू 10 मीन 100 हो गया। तो इसलिए डेल पी इक्वल टू एरिया इक्वल टू 150 ये केजी मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। F इक्वल टू